students, today we will see that about in this video Kirchhoff's law and Wheatstone bridge। तो किरचॉफ्स लॉ दो लॉ दिए गए हैं आपको, एक आपका KCL जो कि करंट लॉ कहलाता है और एक है आपका वोल्टेज लॉ। तो इन दोनों को समझेंगे और इसके साथ में एक प्रैक्टिकल का पोर्शन है आपका, थ्योरी का भी है जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दोनों पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से और इसका इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और प्रैक्टिकली ये आपको करना भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से बनाइएगा इसका नोट्स। तो आज देखते हैं हम लोग ये दो चीजें, एक किरचॉफ्स लॉ और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। In this video, we will see about the first Kirchhoff's law. See here about some information given here. In 1845, German physicist Gustav Kirchhoff developed a pair of set of rule or law. रूल्स और लॉ, पेयर ऑफ सेट मतलब दो रूल है, एक रूल नहीं है, आप उसको रूल्स कहिए या लॉ कहिए, विच डील विद द कंजर्वेशन ऑफ करेंट एंड एनर्जी विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। दीज टू रूल्स आर कॉमनली नोन एज द Kirchhoff's सर्किट लॉ। विद द Kirchhoff's लॉ dealing with the current flowing around a closed circuit. See here, that is based on the closed circuit, or that is for the closed circuit. First rule is known as the Kirchhoff's current law, जिसको हम शॉर्ट में KCL कहते हैं, while the others law deal with the voltage source present. This is includes the Kirchhoff's voltage law that will be represented KVL। मतलब फर्स्ट को हम KCL कहते हैं करंट रूल और दूसरे को हम कहते हैं वोल्टेज रूल। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं। देखिए रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट रूल, पहले Kirchhoff's फर्स्ट रूल, Kirchhoff's current law, this is known as the current law or this is called KCL, state that the total current or charge entering a junction or node is exactly equal to the charge leaving the node, as it has no other place to go except to leave, as no charge is lost within the node. What is the meaning? No charge or current is lost in the node. In other words, we also say that, we can say that sum of all the currents entering and leaving a node must be equal to 0. This will be represented as current exciting means निकल रहा है, that entering means आ रहा है, मतलब जितना करंट आता है किसी नोड पर, किसी जंक्शन पर, दोनों का सम जो होता है that will be 0. This idea of Kirchhoff's commonly known as the conservation of charge. इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि देखेंगे आपकी या तो करंट या चार्ज एक नोड पे आता है तो ना ही उसमें से जितना उसमें आता है उतना ही वो चला भी जाता है। जैसे फिगर में दिखाया है कि ये फिगर है, मींस एक नोड बना के दिया है, एक जंक्शन बना के दिया है, बहुत सारी चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं, कुछ करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो आने वाले को अगर आप इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव I1, पॉजिटिव I2, पॉजिटिव I3, लेकिन जाने वाले को करंट को आप इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हैं तो दैट विल बी -I4 -I5। तो दिस रूल आल्सो will be written here
द थ्री करंट एंटरिंग नोड्स, इस फिगर के बेस पर हम देखें कि ये जो है तीन करंट I1, I2 एंड I3, ये तीन किसी भी नोड पर ये जो आ रहे हैं, all are positive in value and two current leaving the nodes I4 and I5 are negative in value, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, then this means we can also written in equation as I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. This is the Kirchhoff's first law. The term node is an electrical circuit generally refer to connection or junction. जैसे हम बहुत सारे सोर्सेस को ले आकर एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं, उसको हम या तो नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, ऑफ टू और मोर कैरिंग पाथ. कैरिंग मीन्स करंट कैरिंग पाथ और एलिमेंट सच एज केबल और कंपोनेंट्स. मतलब बहुत सारे तार ला करके अगर हम एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं तो उसको हम नोड्स कहते हैं या फिर जंक्शन कहते हैं. आल्सो द करंट टू फ्लो आइदर in or out of a node, a closed circuit path must exit. We can use the Kirchhoff's current law when analyzing the parallel circuit. जब हम पैरेलल सर्किट का कैलकुलेशन करेंगे उस समय इस रूल का यूज किया जाता है. तो मेनली क्या है कि किसी नोड पर जितने भी आने वाला करंट है और वहां से जाने वाला करंट है, उन सबका जो सम होता है दैट मस्ट बी 0. ये आपका फर्स्ट रूल कहलाता है करंट लॉ, इसको कैसियल रूल भी कहते हैं. उसके बाद आपका है सेकेंड रूल, और यह रूल क्या कहता है, इसको हम कहते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, मींस KVL. किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट, इसका मतलब क्या है कि इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप विथ इन द सेम लूप. क्या कह रहा है कि एनी क्लोज लूप का मतलब क्या है कि बंद परिपथ, जैसे इस तरीके का एक क्लोज्ड लूप है ना, ये आपको दिया हुआ है क्लोज लूप, बिल्कुल कि इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सब बंद है ना, इसको हम क्लोज लूप कहते हैं. तो इफ एनी क्लोज लूप ऑफ द नेटवर्क द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विथ इन द सेम लूप. क्या होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका जो सम होता है that will be also 0. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, sum of all voltage drop around the loop is equal to 0, which is also equal to 0. in other word, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि algebraic sum of all voltage within the loop must be equal to 0. मतलब जितना भी इस क्लोज्ड लूप में वोल्टेज ड्रॉप होगा उन सब का एल्जेब्रिक सम जो होगा दैट मस्ट बी 0. दिस आइडिया ऑफ किर्चॉफ्स नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पहले वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, ये रूल कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको हम समझे, अगर मान लीजिए ये क्लोज्ड लूप है, इसमें ये वायर लगे हुए हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आर से हमने दिखाया हुआ है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट. इसमें करंट जो है जैसे बी के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, BC के बीच में, CD के बीच में और D से A के बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके जुड़े हुए हैं, RR मतलब कुछ रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इनको हमने जोड़ा हुआ है. तो जैसे इसका वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VAB. B और C के बीच में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसका वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VBC. इसी तरीके से C और D के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसका है VCD. प्लस
ये जो क्लोज लूप है तो D2A आ जाएगा, तो दैट विल बी VDA, दैट सम ऑफ दीज वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। यहाँ पर तो आपको लॉ बताया मैंने, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों चीजें जो आपने थोड़ा सा देखा आपने, उस पर मैंने अलग से न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प दिया हुआ है। जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते हैं या करंट निकालते हैं, ठीक है, या वोल्टेज निकालते हैं, तो उस समय जब आप कैलकुलेशन करेंगे किसी भी सर्किट में, चाहे ये तो आपका जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल से जो करंट रूल है या चार्ज रूल है फर्स्ट वाला, उसमें जैसे मान लीजिए एक चीज आप कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे उस चीज पर कि करंट किधर से किधर जा रहा है, मींस डायरेक्शन आप कैलकुलेशन आप कहां से शुरू कर रहे हैं और किधर की तरफ कर रहे हैं। अगर आप ए से बी के तरफ आप करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका करंट का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू बी, देन पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसको हम लिखेंगे I1 R1। अगर इसका करंट I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो V is equal to IR means I1 R1। This must be positive if you are calculating A to B। क्लियर? अगर इसी चीज को आप B to A कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन आप कैलकुलेशन जो है B to A है, अगर इसमें करंट I2 बह रहा है, R2 हमने एक सिंबलाइज किया हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन दैट विल बी B to A, then this potential will be represented as V2 is equal to, that sign must be minus I2 R2। ध्यान रखिएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ है, B to A है, तब यहां पर आ जाएगा माइनस I2 R2। सिमिलर केस में अगर कोई आप सेल आपने अटैच किया हुआ है, उस डायरेक्शन उस तरफ, उसमें आप किस तरीके से इसको मेजर करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को। तो अब यहां पर देखिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ध्यान दीजिए, क्लोज्ड लूप आएगा, उसमें हम आपको समझाएंगे, जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये पॉइंट हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे और ये पेज फिर से आपको पेस्ट करेंगे उसमें, कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो वैल्यू जो आएगी आपकी, अगर मान लीजिए पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं V1 है, दिस विल बी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव V1। लेकिन यही अगर मान लीजिए आप डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आपका इस तरफ है, लेकिन यहां पर जो साइन है सिंबल ऑफ द सेल दैट विल बी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव था, ध्यान दीजिए पहले पॉजिटिव था, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी इसी डायरेक्शन में था, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, नेगेटिव की तरफ से, तो आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव। मींस पोटेंशियल इज नेगेटिव, मींस द पोटेंशियल V2, then this will be equal to written as minus V2। तो this page help you, ये आपको लिखना नहीं है लेकिन यह आपको हेल्प करेगा जब हम आपको न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, न्यूमेरिकल्स का डायरेक्शन बताएंगे, उस समय आपको डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो आपका कैलकुलेशन सही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल ना लेकर के पहले अगला पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले वाले में देखा जाएगा इसके बारे में, इसका न्यूमेरिकल्स। अगला हम टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ध्यान रखिएगा, इस पर प्रैक्टिकल भी है और आपको थ्योरी भी है। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम समझाएंगे इसको, लेकिन अभी समझिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इन दिस अरेंजमेंट द 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेललोग्राम, मींस इस तरीके से एक पैरेललोग्राम के रूप में अगर 4 रेजिस्टेंस को हम
अटैच करें, ऐसे जैसे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इन वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। एक डायगोनल, ये जो BOD है, इसके बीच में अगर एक गैल्वेनोमीटर जो कि इसमें बहने वाले करंट को मेजर करेगा, हम कनेक्ट करें, एंड अदर डायगोनल इज कनेक्टेड टू द सेल, एक हम सेल को अटैच करें जो इसमें चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करवाएगा। In the resistance are connected in 4 arms of the parallelogram। ये चारों जो आर्म्स है पैरेललोग्राम के, इसमें अगर हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से अटैच करें, जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, जैसे P है, Q है, R है और S है। So adjusted that sending the current in the breeze by the cell, there is no deflection in the galvanometer, then the breeze is said to be balanced। मतलब क्या है कि यहाँ से हम करंट दें और इस तरीके से इसको सेट करें, इसको अरेंज करेंगे हम। आप प्रैक्टिकल में जब आप करेंगे उसमें देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो लगा रहता है उसमें डिफ्लेक्शन 0 करते हैं। कैसे करते हैं, अब ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। उसमें वायर रहता है, उसमें जॉकी रहती है, उसको टच किया जाता है एक वायर के ऊपर, तो उसको सेट किया जाता है कि उसमें 0 डिफ्लेक्शन आ जाए। इसमें क्या रहता है, अगर की को हम एक तरफ करते हैं, अटैच करते हैं, तो डायरेक्शन जो आप करंट जो दिखाता है वो एक डायरेक्शन में दिखाएगा इस गैल्वेनोमीटर का। अगर इस तरीके से दिखाता है तो दूसरी बार जब हम दूसरे तरफ हम उसके वायर के ऊपर टच करेंगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो ऐसे इसको बैलेंस करते हैं कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज एंड बैलेंस्ड। ठीक है, इन चारों रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं उससे बैलेंस है। इन दिस कंडीशन the ratio of the resistance of the any two adjacent arm, adjacent मतलब ये इस पॉइंट से ले रहे हैं तो ये और ये, इन दोनों का रेशियो, और ये पॉइंट ले रहे हैं तो ये Q and S, ये दो adjacent side of the parallelogram कहलाती है। The adjacent arm of the breeze is equal to the ratio of the resistance of the remaining two adjacent arm। मतलब कहने का क्या है, इस पॉइंट से जो दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो एडजेसेंट हैं और इनका जो रेशियो है बाकी जो बचे हुए दो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। किस कंडीशन में, जब ये गैल्वेनोमीटर हमारा 0 डिफ्लेक्शन बताता है। For 4 resistance P, Q, R, S are connected in the 4 arms of the parallelogram ABCD between the B and D. The galvanometer is connected and between A and C, A और C के बीच में, यहाँ पर B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच है और A and C के बीच में एक सेल को कनेक्ट करते हैं और दोनों के लिए 2 की लगा देते हैं, K1 है K2, इसमें K2 नहीं दिखाया, एक ही की दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक ये की है, एक ये की है। तो जब हम इसको अटैच करते हैं तो इसकी को प्रेस करते हैं और जब इसके साथ अटैच करते हैं तो इसके को प्रेस कहते हैं K2। तो K1 and K2 are kept in the breeze। On pressing K1, current is allowed to flow from the cell at the point A, current I dividing in 2 parts। जैसे मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहां गया तो यहां से 2 आर्म हो गए इसके, तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आर्म्स। दिस विल बी रिटन एज I1 and I2। तो ऑन प्रेसिंग K1, current allowed to flow in the cell at the point A, current is I divided into 2 parts, I1 flow from the arm AB and the second is I2 flow from the arm AD। Okay, on pressing K2, जब सेकेंड की को हम प्रेस करते हैं तो नो डिफ्लेक्शन टेक प्लेस द गैल्वेनोमीटर G।
इसको जब हमने यहाँ प्रेस किया, इसको देखा कि ये करंट डिवाइड होगा, जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, देयर इज नो करंट इन द बीडी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डायगोनल में बीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो द सेम करंट I फ्लो इन द BD एंड I2 करंट फ्लो DC। मतलब BD के बीच में सेम करंट I1 फ्लो इन BD एंड I2 करंट फ्लो इन DC। यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा, जितना यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से इसे निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब इस तरीके से करंट फ्लो होता है तो अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, कहां पर, ये क्लोज किरचॉफ्स लॉ किसमें, सेकेंड लॉ फॉर द क्लोज लूप के लिए। कौन सा क्लोज लूप लिया हमने, ए बी डी ए, इस तरीके से वी है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर IP1, अगर इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं तो I2R पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस जंक्शन के ऊपर टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बाय द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इसी तरीके से फॉर द क्लोज लूप ऑफ BCD, अगर क्लोज लूप ऑफ BCD की बात करें, BCD ये क्लोज लूप है आपका, दैट विल बी BCD और फिर B, इस तरीके से फ्लो होगा। ये भी आपका एक क्लोज लूप बना रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इस डायरेक्शन में, ये ऐसे उल्टा हो गया तो ये -I1Q प्लस I2S हो जाएगा। अगर Q में बहने वाले करंट निगेटिव लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से -I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर हम रिप्लेस करके इस साइड ले आए इज इक्वल टू पे इधर, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, और इसको कैसे लिख सकते हैं, I1Q इज इक्वल टू I2S। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा बाय द डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो ये सिमिलर करेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आता है आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दैट इज द रूल फॉर द Wheatstone bridge. In this, it is clear that the ratio of the resistance P and Q are unknown, resistance S can be calculated. मतलब कहने का क्या है कि P, Q और R ये तीन अगर आप नोन रेजिस्टेंस लगा दें इस क्लोज्ड लूप में P, Q और R, तो आप थर्ड जो अननोन जिसका कि आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा करके और आप उसको इस रेशियो के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि P एंड Q आर द रेशियो आर्म, इसको हम रेशियो आर्म कहते हैं। A एंड D आर नोन आर्म, A और D को हम नोन आर्म कहते हैं, जो कि जानकारी रहती है हमको। C एंड D, CD आर द अननोन आर्म, इस CD के बीच में हम अननोन जो रेजिस्टेंस रहता है उसका निकाल लेते हैं, लगा के अटैच कर देते हैं। तो BD एंड AC आर द कंजुगेट आर्म, BD और AC, BD और AC, BD में आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और AC के बीच में आपका सेल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कंजुगेट आर्म कहते हैं। तो इस तरीके से आप this sensitivity of the bridge depend the value of the resistance, इस ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है, मेन पार्ट है, वो क्या है, इसमें लगे हुए ये रेजिस्टेंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। द ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन द फोर रेजिस्टेंस आर द सेम ऑर्डर। अगर एक ही ऑर्डर में रहे ये चारों फोर, द ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन द फोर रेजिस्टेंस आर इन सेम आर्म, सेम आर्म के रूप में इसमें अगर रहे तो इसमें आप
एक अच्छा इससे रेजिस्टेंस जिसका भी आप प्राप्त करना चाहें एक्यूरेट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। और इसके ऊपर बेस्ट हम आपको नेक्स्ट उसमें समझा देंगे। पहले एक है आपका मीटर ब्रिज, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो हो गया, इसी पर बेस्ड आपका मीटर ब्रिज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मीटर ब्रिज इसी से रिलेटेड समझाएंगे। और दूसरा पोटेंशियोमीटर है, इसको समझा करके आपको इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसको पहले समझ लीजिए फिर इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ओके।